नमस्कार दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग में जानते हैं कैसे स्टॉक को लेकर के जहां प्रमोटर होल्डिंग काफी अच्छी खासी तगड़ी है और एफआई और डीआई भी लगातार अपनी पोजीशन से बने हुए हैं। तो आज इस स्टॉक में क्या लगता है कि स्टॉक लगातार बढ़ती नजर आती है या कुछ ट्रेंडिंग और भी रिवर्सल देखने को मिलता है। चलिए सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं और चार्ट को देखा गया कि जिस हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम के देखा जाए, क्योंकि हम वॉल्यूम का हमेशा लेते हैं आकलन को लेकर के। वॉल्यूम जो कह सकते हैं काफ़ी कम रहा है मार्केट में, तब भी स्टॉक यहाँ पे ट्रेडिंग में काफ़ी कम वॉल्यूम है। मार्केट क्या कर रही है, लगातार जंप कर देने, मतलब नया जो इन्वेस्टर्स हैं, नया ट्रेडर्स हैं, वो लगातार यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इन्वेस्टेड होते हैं जरा। जबकि कंपनी ने इससे पहले क्या देखने को मिला था पता है, कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया था, रिसेंटली की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं इस स्टॉक के बारे में जानेंगे जो आखिर क्या कहती है। कंपनी का नाम है ASK ऑटोमोटिव्स, जिसमें यह भी देखने को मिला, यदि चार्ट को देखें आकलन करके, तो ये भी देखने को मिला कि पिछले एक महीने में 12% की जंप थी, 6 महीने में 44%, और रिस्पेक्टिवली यदि एक साल तक के डेटा को देखें तो वो कहती है 42% के आसपास की एक जंप रही है। क्या अब यहाँ से और भी चल सकती है स्टॉक्स? ये कई सारे सवाल होते हैं मन में। तो सबसे पहले जानेंगे इसके बुक वैल्यू को लेकर, जो कहती है 41 रुपये का। इंटरेस्टिंग वैल्यू कहता है 166 का। अब ये मैं क्यों हमेशा कहता हूँ, रखता हूँ, समझता हूँ, क्योंकि ये एक फिक्स प्राइस है। कैसे? क्योंकि इसकी वैल्यूशन क्वार्टरली बेसिस पे होता होगा या ईयरली बेसिस पे होता है जब बुक की वैल्यूशन आती है। लेकिन कुछ ऐसी भीड़ की बात करता हूँ जो भीड़ हर सेकंड चेंज होती रहती है। ये इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आखिर कितना इंटरेस्टेड है। जबकि ईपीएस पे डिपेंडेंसी बनती है। इंटरेस्ट का डिपेंडेंसी कहाँ बनता है? ईपीएस के ऊपर। जिसकी वजह से जो करंट प्राइस निकल के आती है वो ये कहता है, जितने की तादाद में भीड़ होगी, इंटरेस्टेड होंगे, उतनी मार्केट में क्या होगा, इनकी प्राइस मूवमेंट होती रहेगी। अब आते हैं आकलन को लेकर के, जो स्टॉक के पी जिसको कहता है भीड़ 44.5 का है, वहीं पे जिनकी बाकी जो कंपनियां, इंडस्ट्री की कंपनियां, वहां पे 37 का भीड़ है और यहाँ पे ज्यादा भीड़ है। अर्थात यहाँ से यदि देखा जाए तो मतलब क्या है, यहाँ पे ज्यादा लोग इंटरेस्टेड है इस स्टॉक को लेने को लेकर, ले चुके हैं। भीड़ की बात कर रहा हूँ। और ये उसको एक दूसरी तरह से कहें तो वो ओवर वेटेज की बात करती है। क्या ये स्टॉक महंगा हो चुका है, ऐसा आंकलन कहता है। लेकिन महंगा तो हो चुका, लेकिन डिमांड क्या है, इनमें इंटरेस्ट बना हुआ है। अब यहाँ पे एक टॉपिक ये आता है, जो इंटरेस्टेड जो पर्सन्स हैं उनकी तादाद क्या कहती है। तादाद की बात करूँ, उनकी भीड़ में कितने लोग ऐसे हैं जो इस स्टॉक को भर भर के खरीद रखे हैं। ऐसा तो नहीं एक से दो, 2 से 4 लोग ही सारे के सारे स्टॉक खरीद लिए, मार्केट को लग रहा है अच्छा इतना बड़ा मूवमेंट हो सकता है। ये कई सारे सवाल होते हैं, इसलिए कई बार मैं इसको देता हूँ, समझता हूँ। आइए दो फैक्टर को जानेंगे इसके पीछे की, तो आखिर कहाँ से ईपीएस में क्या होता है, लिंक किया जाता है। तो देखें तो सबसे पहला कहते हैं डेट टू रेशियो, दूसरा है करंट रेशियो। दोनों को हम सिमिलरिटी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि दोनों को लिंक करते हैं ईपीएस से। एक का काम है इस प्रॉफिट को दबाव बनाना, कैसे, इंटरेस्ट बर्डन से। एक का काम है प्रॉफिट बुक करना, जिसको उधार सेल्स भी कह सकते हैं। चलिए इन दोनों की चीज में देखेंगे, यदि कंपनी ने अपनी डेट्स, इसको रिकंसलेशन करना जरूरी, यदि उन्होंने अपनी डेट्स को इंक्रीज किया तो उसका सवाल होता है कि यह यूटिलाइजेशन क्या कर रही है। दूसरी बात, यदि कंपनी के पास क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स पड़ा हुआ है, उसमें रिस्क कितने दिन का है। रिस्क फैक्टर की बात करेंगे तो नंबर ऑफ डे ज्यादा मायने रखता है फॉर द रिस्क ऑफ अमाउंट। इन दोनों को क्या करेंगे, रिकंसलेशन करेंगे। जहां पे टोटल 19 करोड़ से ज्यादा की शेयर शेयर है, और प्रमोटर्स के पास हमने पहले कहा कि 85% से ज्यादा की होल्डिंग है। रेंट का ट्रैक रिकॉर्ड 0.23% और फेस वैल्यू ₹2। आरओसी की बात करें 24%, आरओई की बात करें 23% का। कंपनी जो करती क्या है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1988 की कंपनी है, ASK ऑटोमेटिव्स लिमिटेड। मैन्युफैक्चर ऑफ द एडवांस
ब्रेकिंग सिस्टम्स फॉर द टू व्हीलर इन इंडिया। और केवल यही नहीं, कुछ और भी देखने को मिला है। कहती है जो एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम बनाती है, एल्यूमिनियम्स लाइट वेट लाइट वेटिंग्स प्रेसियस सॉल्यूशन पे काम करती है। और सेफ्टी कंट्रोल जो केबल्स हैं उस पे भी काम काज करती है, अर्थात उसको बनाती है, बेचती है, सारा काम। अब आते हैं दोबारा से पार्ट्स को लेकर के। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपको कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं देने वाले हैं जब आप स्टॉक खरीदो, रखो या बेचो। दिस इज योर डिसीजन, योर मनी। आई एम ओनली एट द लर्नर पार्ट्स एंड समझता हूँ, एक एक एस्पेक्ट को समझता हूँ। आखिर बैलेंस शीट क्या कहता है, पीएल क्या कहता है, किसका क्या इम्पैक्ट है, क्या रिकन्सिलेशन देखना चाहिए, जो क्या डेट्स को लेकर कंपनी बोरोइंग्स लेकर करती क्या है, क्या क्या यूटिलाइजेशन करती है, या फिर क्या उनको इंजॉयमेंट के लिए करती है, कुछ प्रोडक्टिविटी के लिए करती है। पीयर्स में देखा गया कंपनी को लेकर के, यहाँ पे यदि भीड़ की बात करें, सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ पे खड़ी है? सबसे ज्यादा भीड़ खड़ी है ऊनो पे, इस पे, सोना पे। ऐसे ही और लिस्ट की बात करें तो और भी भीड़ खड़ी हुई है। यहाँ भी भीड़ कम नहीं है, 44 के आसपास की भीड़ है लिस्ट में। एवरेज भीड़ कहती है करीब 32 का, उसमें ये कहता है 44, मतलब यहाँ भी भीड़ है। लोग यहाँ भी इंटरेस्टेड हैं, इससे एवरेज से ज्यादा। आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ। क्वार्टरली रिजल्ट ये संकेत देता है कि मैनेजमेंट ने किस लेवल पे परफॉर्मेंस किया है, क्या वो परफॉर्मेंस लगातार करती है या नहीं करती। यहाँ पे देखते हैं तो ये कहती है कि वाई ओ आई में कंपनी के पास जो सिलसिला था वो लगातार जंप किया। चाहे क्यू और क्यू का आकलन करेंगे तो वे भी लगातार जंप किया, दोनों तरफ से जंप करती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये कहती है कि नियरली 9% से 12% हो जाती है, मतलब 25% से ज्यादा का ग्रोथ लेवल था इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। नेट प्रॉफिट से पहले इंटरेस्ट पार्ट को देखें तो इंटरेस्ट पार्ट में कंपनी के पास करीब 8 करोड़ के आसपास की लायबिलिटी रही है, उसमें कोई फेरबदल देखने को नजर नहीं आई। प्रॉफिट के बारे में देखते हैं तो उसके बारे में कहते 57 करोड़ की प्रॉफिट उन्होंने बुक किया। इसको कह सकते हैं कि क्वार्टर में सभी सबसे सबसे भी किस पे है, टॉप लेवल पे इनकी क्या है, प्रॉफिट निकल के आई। अब ये क्या ईयरली बेसिस पे सस्टेनेबिलिटी है या नहीं है, इसके बारे में देखें तो मैनेजमेंट ने अपडेट दिया जो हमारा क्या है, हम ईयर ऑफ ईयर भी लगातार जंप करते हैं, 2500 करोड़ से 2900 करोड़ पे जाते हैं। ऐसे ही टीटीएम में भी देखने को मिला 12 महीने में अच्छी खासी ग्रोथ। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ तो ये भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिला। और नेट प्रॉफिट भी देखने को मिलता है कि हाँ, ये लगातार जो सिलसिला था वो केवल और केवल क्वार्टर ही नहीं, क्वार्टर तो टॉप था मार्च 24 के अंदर, और ईयर ऑफ द ईयर भी टॉप की बात करें तो ये भी 2024 के अंदर सबसे टॉप पे कारोबार किया है। अभी तक क्या कहती है, अभी तक बेटर परफॉर्मेंस दिया है। और मैंने हमेशा कहा एक बात को लेकर के, ये जो पार्ट्स हैं ये क्या है, एक बुक किया हुआ प्राइस है, इसके पैसे नहीं आए हैं, इनके पैसे तो मार्केट में फंसे हुए हैं। और यही जानना जरूरी है, कहाँ से, उधार सेल्स से लेकर। चलिए हम जानते हैं बैलेंस शीट को, फिगर को, और वहां पे हमें दो एस्पेक्ट पता चलेगा, क्या बोरोइंग्स को लेकर के यूटिलाइजेशन की बात, और क्या है जो ट्रेड रिसीवेबल की पार्ट है उसको लेकर। तो यहाँ पे देखा गया बोरोइंग्स को लेकर के कंपनी ने लगातार क्या किया है, बोरोइंग्स इंक्रीज किया है। फिर से उन्होंने 20 करोड़ का क्या किया, लोन लिया। जब बोरोइंग्स लिया 20 करोड़ का, अब सवाल ये उठता है कि इसका यूटिलाइजेशन कहाँ कर रहे हैं, क्या पैसे को लेकर के उस पैसे को यूटिलाइज क्या कर रही है, क्या कर रही है कंपनी, फैक्ट्री लगा रही है, कुछ कर रही है, ऐसा कुछ प्रोडक्टिविटी लगा कर अपनी कुछ लीटर को खत्म कर रही है, लीटर को खत्म कर रही है, ये सारे सवाल होते हैं। इसकी तरफ देखें क्या एंजॉयमेंट कर रही है, तो यहाँ पे देखने को मिला कि इनके पास जो फिक्स असेट्स की पार्ट थी उसमें कई गुना की ग्रो लेवल बनती है, अर्थात इंक्रीज करती है। अब जब ये इंक्रीज करती है तो दूसरी तरफ इनका ये कम हो गया, और इन्वेस्टमेंट पार्ट भी नियरली इंक्रीज करती है। करीब जो 4 करोड़ था वो कहाँ पे चली गई, 5 गुना का डेवलप कर दिया इन्वेस्टमेंट में। और
जो ट्रेड रिसीवेबल की बात करें, जो उधार की पड़ा हुआ पैसा है वो 214 करोड़ है। अब 214 करोड़ में हमने क्या किया था, यहाँ जो पैसा बुक किया 174 करोड़ का और वहां से 214 करोड़ का, ये पैसे आए नहीं अभी तक। ये पैसे तो इसमें अभी भी क्या है, इंक्लूडेड है, क्योंकि इससे ज्यादा मार्केट में इनका पैसा फंसा हुआ है। इसमें ये प्रॉफिट का पार्ट भी इंक्लूडेड है। और इसमें एक चीज जानना और जरूरी है, इनका रिस्क फैक्टर क्या कहता है। रिस्क फैक्टर के बारे में कहती है हमारा रिस्क फैक्टर लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। मतलब यहाँ पे इनकी कह सकते हैं गुड परफॉर्मेंस कर रही है। इसके बाद कहती है कंपनी, जो यदि गुड परफॉर्मेंस है तो नेट प्रॉफिट मार्जिन को भी आकलन करना चाहिए। इसके बारे में नजर डालते हैं, एक नजर हम कहाँ पे, यहाँ पे अच्छे से देखने को मिलती है गूगल फाइनेंस के अंदर ही, जहाँ कंपनी ने अपडेट किया कि रेवेन्यू मॉडल में करीब 30% की जम थी, 30% की ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 19% की, नेट इनकम में देखने को मिला 63% की जम थी, और नेट प्रॉफिट भी करीब करीब देखने को मिला, नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात 24% की, और इबीटा में देखने को मिला करीब 54% के आसपास की जंप थी। मतलब यहाँ के यहाँ सारे के सारे फिगर्स क्या कहते थे, इनको बैकअप सपोर्ट देती नजर आती। इसीलिए यहाँ पे हमने कहा था कि कंपनी में क्या क्या था, प्रमोटर्स होल्डिंग लगातार बढ़ी है, एफआई और डीआई भी लगातार अपनी पोजीशन से घटी नहीं है। उसका क्या करेंगे, उसका भी यहाँ आकलन करेंगे। उससे पहले एक नज़र द पार्ट्स ऑफ द हिस्टोरिकल डेटा, सेल्स में इंक्रीज था, प्रॉफिट इंक्रीज था, स्टॉक प्राइस सीजीआर कुछ कहती नहीं है, रिटर्न इक्विटी की भी इनको संकेत देती है। आते हैं आगे बढ़ते हुए और समझेंगे इसको लेकर के, जहाँ पे रिजल्ट की पार्ट में हमने ग्राफ लिया, तो ग्राफ में नेटवर्थ उतना नहीं है जितना कि इनका रिवेन्यू मॉडल है। प्रॉफिट पार्ट में नेट प्रॉफिट मार्जिन उतना नहीं है जितना कि क्या है, रिवेन्यू मॉडल है। चाहे स्टैंडअलोन डेटा की बात करें या कंसोलिडेटेड डेटा की बात करें। अब आते हैं हम इन्वेस्टर पार्ट को लेकर, जहाँ पे कंपनी ने अपडेट दिया, जो हमारे पास जो प्रमोटर्स ग्रुप्स हैं उनके पास कितने परसेंट की होल्डिंग है, करीब 85% की, और कंप्लीट 15% की होल्डिंग बनती है आम पब्लिक में। आपस में तालमेल क्या कहता है इन दोनों के बीच में, तो तालमेल की बात किया जाए तो ये कहता है कुछ बड़ी डील भी हुआ था, कुछ ऐसा कुछ था या नहीं था। इस तरह के डील के लिए देखें तो ऐसा कुछ देखने को फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही है, बल्क डील की बात, ब्लॉक डील की बात। आते हैं इसको समझते हुए, आखिर यहाँ पे जो इन्वेस्टर की लिस्ट में जो होल्डिंग पोजीशन था वहाँ पे प्रमोटर जो 85%, प्रमोटर ग्रुप में कौन सी कंपनी है, बेसिकली इस कंपनी के प्रमोटर्स में कुलदीप सिंह राठी जी नाम निकल के आता है, राठी परिवार की कंपनी है। एफ आई की लिस्ट में नियर अबाउट द सेम, डी आई भी सेम, कोई हेर फेर नहीं, कोई फेर बदल नहीं। पब्लिक के पास भी करीब 5% के आसपास। डी आई में कौन है, तो डी आई में देखिए, डी आई में इस कंपनी में एस बी आई की भूमिका है, एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस, टाटा म्यूचुअल फंड, दोनों की दोनों कंपनियां हैं, बड़े कंपनियां लेवल पे हैं, दोनों की परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी होती है। इसके बाद जो पब्लिक होल्डिंग है उसमें कोई भी बड़ी नाम चेहरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे कुछ ऐसा चीज था जो शिफ्ट करता नजर आया। कैसे, 91,000 के आसपास की लिस्ट थी शेयर होल्डर को लेकर के, धीरे धीरे क्या हो रहा है, शेयर होल्डर सिकुड़ता जा रहा है। लेकिन सिकुड़ने का कारण क्या है, कुछ डिमांड को लेकर के, तो यहाँ पे डिमांड लगातार बढ़ी है, एवरेज वॉल्यूम से लगातार इंक्रीज किया है, मार्केट दोबारा मतलब हमेशा मूविंग एवरेज से जंप करती नजर आती है, जबकि एवरेज वॉल्यूम के आसपास से मार्केट में हमेशा ट्रेड देखने को मिला है, कुछ पीरियड को छोड़ दिया जाए तो। जबकि एनालिसिस की पार्ट में जब देखा, कहती है कि यहाँ पे डेटर्स को लेकर के, रिड्यूस द डेटर्स को लेकर, ये अच्छी बात थी, और स्टॉक प्राइस भी करीब 10 गुना के आसपास बुक वैल्यू से कामकाज कर रही है।
तो आज की स्टॉक लर्निंग हमने जाना इसको लेकर के, इस कंपनी को लेकर के, जो लगातार जिसकी चार्ट ग्राफ लगातार डेवलप हो रही है, कहती है ग्रोइंग स्टॉक की लिस्ट में आती है। इस तरह के चार्ट को हमने समझा, जाना, जो कि डिविडेंड पेइंग कंपनी रही। बाकी सारे एस्पेक्ट को देखा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर। यहाँ पे रिटेलर की बात करता हूँ, इंडिविजुअल की बात करता हूँ एक बार। इंडिविजुअल की बात करिए, मैं एनएससी बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे नियरली 5% के आसपास की जो लिस्ट है, उसमें कहती है करीब 92, 1 करोड़ के आसपास की लिस्ट में कौन है, करीब करीब इंडिविजुअल्स अपने 2 लाख और 2 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट करके कामकाज करते नजर आए हैं। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग में हमने जाना एक ऐसी स्टॉक जो कि लगातार ग्रोइंग लेवल पे है, जिसका चार्ट लगातार ग्रो कर रहा है, और जिसके फंडामेंटल में कोई इशू देखने को नजर नहीं आई। और ऑटोमोटिव सेक्टर से कंपनी कामकाज करती रही है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।